मेरे मौसा जी 50 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वो थे तो 50 साल के, लेकिन अभी भी वो नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वो मौसी से बेहद प्यार करते थे और मौसी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मौसी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। फिर मैंने देखा कि मौसी कमरे से निकलने के बाद लंगड़ा कर चल रही है। मुझसे तो मौसी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी इस तरह लंगड़ा कर चल रही है। एक दिन मौसी की तबीयत खराब हो गई तो मौसी ने कहा कि बहू, तुम अपने मौसा को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब मौसी सो गई तो मैं मौसी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मौसा जी को दूध देने चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने दूध का ग्लास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मौसी समझकर पूरी रात। मेरा नाम किरण है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं देखने में काफ़ी सुंदर हूँ और अभी 22 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप की 2 ही संतानें थी, मैं और मेरे बड़े भाई सूरज। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। जब से घर में मेरी भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी और मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वे जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आते। ये सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम राजेश है, लेकिन उसके माता पिता नहीं है। उसे उसके मौसा और मौसी ने अपने बेटे की तरह पाला है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसीलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की भावनाएं काफ़ी अच्छे से समझ आती थी। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 10 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मौसा और मौसी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहाग रात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। ये शादी की एक यादगार दिन होती है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी ही देर में राजेश मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वो कहने लगे, किरण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला। पता है किरण, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से मुझे मेरे मौसा और मौसी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मौसा मौसी की अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति राजेश कहने लगे कि मेरे मौसी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मौसा जी मौसी जी का बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मौसी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मौसा फौरन मौसी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मौसी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मौसा को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मौसी को किसी भी तरह से बचा ले। उस वक्त मौसी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरे मौसा और मौसी काफ़ी दिनों तक निकल नहीं पाए।
उसी के कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वो मुझे अपने बेटे की ही तरह प्यार दे रहे हैं। मैं जितना भी कर लूँ, लेकिन मैं अपने मौसा मौसी का एहसान कभी भूल नहीं सकता। इतना कहते कहते मेरे पति राजेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनकी इस बातों से ज़्यादा मुझे अपने जज्बातों का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुजारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वो मुझे अपनी बाहों में भर लिए और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि राजेश थककर मुझसे दूर हो गए। वो 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। राजेश मुझे वो संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से होनी चाहिए होती है। राजेश फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही, इसी कश्मकश में कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मौसा जी सहन में ही कसरत कर रहे थे। मैं ये देखकर हैरान थी कि मौसा जी 50 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मौसा जी को देने चली गई। मौसा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मौसी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा, जी वो अंदर ही हैं और कुछ काम कर रही है। मैं अब गौर करने लगी थी कि मौसी जहाँ कहीं भी होती थी, मौसा जी वहीं पहुँच जाते थे और मौसी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। मौसी कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मौसा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपनी पत्नी के साथ ये सब करता है, राजेश भी यही सब करता होगा। मौसा मौसी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश राजेश भी ऐसा होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मौसा जी के कमरे से मौसी की अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहाँ से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी राजेश को उकसाने लगी, लेकिन वो इतना गहरी नींद में था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टियां अब खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति राजेश शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करते थे। वो घर महीने के आखिर में ही आते थे। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाया और थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वो मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं ये सोचने लगी कि मौसी कितनी खुशकिस्मत वाली है जो अभी तक मौसा जी इस कदर प्यार करते हैं, और एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वो मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों। अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मौसी जब भी उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब ये दर्द मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कभी ये थकते भी हैं या नहीं। वो हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि ये कमर का दर्द कब ठीक होगा। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से मौसी के कमरे से वही आवाज़ें आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसी खिड़की के पास जाकर
उनके कमरे में झांककर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था, जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये बात मौसा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वो सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मौसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मौसी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मौसा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध दे आना। इतना सुनना था कि वो वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मौसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मौसा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मौसा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि मौसी भी ऐसे ही घूंघट डाले रखती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल ही मौसी की तरह अपना हुलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैंने झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर ना आए कि मैं हूँ। फिर वो मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगे जैसे मौसी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वो सब होने लगा। फिर जब वो थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मौसी की हालत ऐसी क्यों रहती है। इसका अंदाज़ा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाली खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसी को अभी भी तेज बुखार है। मैंने उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पोंछने लगी। तभी मौसा जी भी वहां आ गए। वो पूछने लगे कि बहू, अब मौसी की तबीयत कैसी है? मैंने कहा, हाँ, अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मौसा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वो कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात तो इनको पता नहीं चल गई कि मौसी की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं ये बात मौसा जी को पता चल गई तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो मौसी ने फिर से कहा कि बहू, जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे मौसा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम मौसा को दूध दे आना, नहीं तो उसके लिए भी वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मौसी की ये बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह से खुश हो गई। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वो मज़ा लिया जाए। देर रात तक जब मौसी सो गई तो मैं दूध का गिलास लेकर मौसा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो? मौसा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन मौसा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मौसी की जगह तुम थी। फिर मैंने मौसा जी से कहा कि अगर आपको मालूम था तो फिर मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मौसा जी कहने लगे कि बहू, मुझे पता है कि राजेश से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही ये बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तो तुम माँ कैसे बनोगी? मौसा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था
कि कहीं ये बात राजेश को और मौसी को पता चल गई तो मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैं उस सब बातों को अलग कर दिया और मौसा जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगी। उस रात भी जब मौसा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो ये रोज रोज होने लगा था। मैं भी काफी खुश रहने लगी थी। मौसा जी भी जैसे हर रात को मेरा ही इंतजार करने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति राजेश घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि राजेश अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर वो गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी और फिर सोचने लगी कि मौसा जी के पास ही चली जाऊं। लेकिन राजेश थे जिसकी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो राजेश बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ और अब मैं 3 दिन बाद ही वापस आऊँगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात का वो मंजर, उसी के बारे में मैं सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मौसी सो गई तो मैं मौसा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मौसा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वो शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज़्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी तभी अचानक मेरे पति राजेश घर आ गए। ये देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। राजेश कहने लगा कि किरण, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूँगा क्योंकि अब मैं और ज़्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सकते में आ गई कि आखिर ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर राजेश कहने लगे कि पता है किरण, तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि जब किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती तो वो दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा। यही मेरे लिए गर्व की बात है। राजेश की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैं इनके पीठ पीछे क्या कर रही थी। इतना अच्छा पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत होने लगी और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे कि पता है किरण, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मौसी की जिद के आगे मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वो खुशी मिली जो शादी के बाद मुझे कभी नहीं मिली थी। आज की रात मैं बहुत खुश थी। अगली सुबह जब मौसा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नजरें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैंने मौसा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी। मौसा जी समझ चुके थे कि अब वो पछतावे की आग में जल रही है और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद मौसा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दिए। वो भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलती तो वो गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप पहले इस बात की तसल्ली करें कि उनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो आपको गलत राह पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछताना पूरा जीवन पड़ेगा।
धन्यवाद दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।